अयोध्या की है। ये बात 2025 की है। अयोध्या के कोतवाली थाने की सीमा में एक है गांव सहनवा। 30 जनवरी की रात का वक्त था, लगभग 11 बजे। गांव सहनवा की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन गेस्ट हाउस में चल रही भागवत कथा की आवाज लाउड स्पीकर से पूरे गांव में गूंज रही थी। गांव के बाहर बसी एक बस्ती में एक बुजुर्ग आदमी खटिया पर लेटा हुआ था। अचानक उसकी नींद टूट गई। उसने पास ही पड़े बिस्तर पर लेटी अपनी बीवी को पूछा, माधुरी आ गई क्या? बीवी ने जवाब दिया, अभी नहीं। दरअसल माधुरी भागवत कथा सुनने के लिए घर से बाहर गई थी, अभी तक घर वापस नहीं आई थी, जिससे पिता को अपनी बेटी की चिंता हो रही थी। वह बेचैनी से इंतजार कर रहा था कि कब उसकी बेटी वापस आएगी। पति पत्नी की यह बात चल ही रही थी कि अचानक भागवत कथा के खत्म होने पर होने वाली आरती की आवाज सुनाई दी। यह आवाज सुनकर बूढ़ा पिता कुछ देर के लिए उम्मीद करने लगा कि अब उसकी बेटी माधुरी जल्द ही वापस आ जाएगी। रात के करीब 2 बजे पिता की नींद फिर से टूट गई। उसने देखा कि पत्नी पलंग पर अकेली सो रही थी, यानी माधुरी अब तक नहीं लौटी थी, जबकि कथा खत्म हुए 2 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका था। माधुरी के न लौटने की बात जानकर पूरा घर जाग गया। परिवार में घबराहट फैल गई और पिता ने अपने बेटे को लेकर बेटी की तलाश शुरू कर दी। 2 घंटे बाद यह खबर पूरी बस्ती में फैल गई। कई लोग टार्च और लाठी लेकर माधुरी की तलाश में निकल पड़े, लेकिन सूरज उगने तक माधुरी का कोई पता नहीं चल पाया। तब परिवार वाले थक हारकर सुबह सुबह कोतवाली थाने पहुंचे और 22 वर्षीय माधुरी की गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद भी परिवार ने अपनी तरफ से बेटी की तलाश जारी रखी। यह सुनकर पास के गांव से माधुरी की बहन और बहनोई भी मदद के लिए आ गए। अगले दिन सुबह घर वालों को भागवत कथा के स्थल से अपने घर की ओर जाती सड़क पर एक जगह खून के धब्बे मिले। इन खून के धब्बों का पीछा करते करते परिवार वाले गांव के टेक्निकल कॉलेज पहुंचे, जहां बाहर बने बाथरूम में काफी खून फैला हुआ मिला। यह देखकर सबके होश उड़ गए और अब यह साफ हो गया कि कुछ बहुत गलत हुआ है। खून देखकर घर वाले बुरी तरह डर गए और कॉलेज के आसपास चारों तरफ फैलकर माधुरी की तलाश करने लगे। इसी दौरान कॉलेज से करीब 200 मीटर दूर एक सूखे नाले के पास माधुरी का बहनोई पहुंचा। जैसे ही उसने एक जगह झाड़ियों में खून से सना हुआ माधुरी का नग्न शव देखा, वह बुरी तरह चौंक गया। यह दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। खबर फैलते ही पूरा गांव मौके पर इकट्ठा हो गया। माधुरी के प्राइवेट पार्ट से खून बहने के निशान थे, साथ ही नाखूनों से खरोंचने के भी निशान थे। शरीर पर कई घाव थे और शव को देखकर यह लगता था कि हत्यारों ने उसकी आंखें निकालने की कोशिश की थी। इसके अलावा माधुरी के शरीर पर दांतों से काटे जाने के निशान भी थे, जिनमें खून जमकर काले पड़ गए थे। माधुरी का नग्न शव मिलने की खबर से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। थोड़ी ही देर में सीओ आशुतोष तिवारी और एसएसपी राजकरण नैयर, एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंच गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया ताकि आगे की जांच की जा सके। लेकिन माधुरी की लाश देखकर गांव के हर इंसान को यह समझ में आ गया था कि उसके साथ कुछ बहुत ही घिनौना हुआ है। यह साफ था कि माधुरी के साथ बलात्कार किया गया था। दूसरे दिन पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई, जिसमें यह पाया गया कि माधुरी के शरीर पर 30 से ज्यादा घाव थे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि गुप्तांग से बहे खून की वजह से ही उसकी मौत हुई। पोस्टमार्टम में यह बात भी सामने आई कि माधुरी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। साथ ही उसकी 24 पसलियों में से 14 और हाथ पैर की हड्डियां भी टूटी हुई पाई गईं। इस विभत्स तरीके से माधुरी की हत्या के बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। पुलिस की एक बड़ी टीम गांव में पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगी ताकि अपराधियों तक पहुंचा जा सके। इसी बीच पुलिस ने उस रात भागवत कथा सुनने आई कई महिलाओं से बात की और यह जानकारी हासिल की कि माधुरी कथा सुनने आई थी, लेकिन वह वहां से 1 घंटे बाद लगभग 9:30 बजे घर जाने की बात कहकर वापस लौट आई थी। यह जानकारी पुलिस के लिए अहम सुराग साबित हुई, क्योंकि अब यह साफ था कि माधुरी कथा खत्म होने के बाद ही घर लौटने का फैसला करके किसी से मिली थी। पुलिस ने उसी समय को आधार बनाकर रास्ते की सीसीटीवी फुटेज खंगाली। एक कैमरे में गांव के 3 युवक दिग्विजय सिंह उर्फ बाबा, हरिराम कोरी और विजय साहू शराब पीते हुए नजर आए। जिस जगह ये तीनों शराब पी रहे थे वह इलाका सुनसान था और उसी रास्ते से माधुरी को घर लौटना था। यह अहम जानकारी मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी करके तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। दिग्विजय, हरिराम और विजय तीनों मिलकर पुताई का काम करते थे। इसके अलावा दिग्विजय पार्ट टाइम आईटी कॉलेज में चौकीदारी का काम भी करता था। गिरफ्तारी के बाद तीनों ने खुद को निर्दोष बताने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जब उनके साथ सख्ती दिखाई तो उन्होंने सच स्वीकार कर लिया। उन्होंने बताया कि उस रात शराब के नशे में उन्होंने माधुरी के साथ दुष्कर्म और हत्या की थी। दिग्विजय सिंह ने बताया कि लगभग 1 महीने पहले माधुरी के भाई ने उससे मारपीट की थी। उसी बात का बदला लेने के लिए उसने माधुरी के साथ यह घिनौनी योजना बनाई थी। तीनों ने बताया कि घटना के समय वे नशे में थे, इसलिए उन्हें खुद नहीं पता कि उन्होंने माधुरी के साथ कितनी मारपीट की थी और कितनी बार रेप किया। जब माधुरी मर गई तो उन्होंने उसकी लाश को नहर में फेंक दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया।
जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया और इसके बाद यह भयावह कहानी सामने आई। गांव में रहने वाली माधुरी का परिवार थोड़ी सी जमीन पर खेती करने के साथ साथ मजदूरी कर अपना गुजर बसर करता था। वह 2 बहनों और एक भाई में सबसे छोटी थी और सिर्फ माधुरी ही अविवाहित थी, जबकि उसका भाई और बड़ी बहन पहले ही शादी कर चुके थे। 21 साल की माधुरी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन भगवान ने उसे उतना दिमाग नहीं दिया था जितना उसकी खूबसूरती के हिसाब से होना चाहिए था। यही वजह थी कि उसकी शादी अभी तक नहीं हो पाई थी। इसका फायदा उठाकर गांव के कई युवक उसकी जवानी पर आंखें गड़ाए रखते थे और उसे लेकर अलग अलग फिजूल के ख्यालों में खोए रहते थे। ऐसे लोगों में एक था गांव का महाबदमाश दिग्विजय। दिग्विजय की हरकतों से तंग आकर उसके परिवार वालों ने कई साल पहले उसे घर से निकाल दिया था। फिर वह अपने 2 साथियों विजय साहू और हरिराम कोरी के साथ मकान पुताई का काम करता था। इसके अलावा गांव के कॉलेज में वह पार्ट टाइम चौकीदार भी था। उसकी बदमाशी और मनमानी से गांव में उसे कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी वह अपनी हरकतों से किसी को न परेशान करता और किसी का शिकार बनाने की तलाश में रहता। दिग्विजय माधुरी पर बुरी तरह से फिदा था। वह दिन रात माधुरी से दोस्ती करने की कोशिश करता रहता था। इसके लिए उसने माधुरी के पिता से भी दोस्ती कर ली थी, ताकि उन्हें मिलने के बहाने वह अक्सर माधुरी के घर आ सके। उसकी नजरें हमेशा माधुरी पर होती और वह हर मौका ढूंढता रहता था ताकि उससे किसी न किसी तरह से करीब आ सके। माधुरी और उसके परिवार को इसकी खबर नहीं थी और वह इसे बस एक सामान्य दोस्ती समझ रहे थे। कोई 1 महीने पहले की बात है, जब दिग्विजय माधुरी के घर आया। उस समय माधुरी बाहर बैठी हुई थी और शाम का हल्का अंधेरा फैलने लगा था। दिग्विजय ने इस मौके का फायदा उठाया और माधुरी के सीने को छूने की कोशिश की। इसके बाद माधुरी बुरी तरह घबराई और उठकर घर के अंदर चली गई। दिग्विजय को लगता था कि उसकी यह हरकत किसी ने नहीं देखी, लेकिन संयोग से माधुरी की भाभी ने उसे अपनी ननद के साथ छेड़छाड़ करते देख लिया। वह चुप नहीं रही और रात में इस बारे में अपने पति को बता दिया। माधुरी का भाई दिग्विजय का घर आना पहले से ही पसंद नहीं करता था और अब यह बात सुनकर उसे और गुस्सा आ गया। जब माधुरी के भाई को यह बात पता चली तो अगले ही दिन जब दिग्विजय माधुरी के घर के सामने से गुजर रहा था, तब माधुरी के भाई ने उसकी खासी पिटाई कर दी। मामला पुलिस तक भी पहुंच गया, लेकिन गांव वालों के बीच में बीच बचाव करने से दोनों के बीच समझौता करवा दिया गया। हालांकि दिग्विजय को लेकर माधुरी के भाई के मन में अब गहरी नफरत और गुस्सा बैठ चुका था। उसने अपनी इज्जत का अपमान करने के लिए दिग्विजय से बदला लेने का मन बना लिया था और यह बदला उससे हर हाल में लेना था। दूसरी तरफ दिग्विजय को इस अपमान का बदला लेना था। पूरे गांव के सामने उसने उसकी पिटाई की थी। यह मौका उसको जल्द ही मिल गया। 30 जनवरी की रात वह रास्ते के सुनसान वाले हिस्से पर अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था। तभी वहां से माधुरी अकेले घर की तरफ जाते दिखी, तो उसने सोचा यही सही मौका है बदला लेने का। माधुरी को अकेला देखते ही उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे घेर लिया और सड़क पर उसके साथ छेड़खानी करने लगे। बचने के लिए माधुरी खेतों में भागी तो तीनों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। इसके बाद जब उन्होंने माधुरी के कपड़े हटाने की कोशिश की तो माधुरी विरोध करने लगी, जिसके चलते उन्होंने माधुरी के साथ मारपीट की। दिग्विजय और बाकी के दोनों आरोपियों ने बताया कि वे बहुत नशे में थे, इसलिए उन्हें खुद होश नहीं कि उन्होंने माधुरी के साथ कितनी मारपीट की। इससे वह बेहोश के जैसी हो गई तो हम लोगों ने उसके सारे कपड़े उतार कर फेंक कर उसके साथ कई बार दरिंदगी की। इसके बाद भी दिग्विजय की बदले की आग शांत नहीं हुई तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर माधुरी के दूसरे नाजुक अंग को बुरी तरह घायल कर दिया, जिसे बहे अधिक खून के कारण उसकी मौत हो गई। यह देखकर दिग्विजय पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन हरिराम और विजय साहू घबरा गए। दोनों को डरता देख दिग्विजय बोला कि मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन अगर पकड़े जाने से बचना है तो अब इस लाश को ठिकाने लगाने में मदद करो, क्योंकि मजा कोई मैंने अकेले नहीं लिया है। इसके बाद तीनों मिलकर लाश को घसीटते हुए कॉलेज के बाहर बने बाथरूम में ले गए। उनकी योजना लाश को यही छोड़ने की थी, लेकिन फिर उन्हें लगा कि यहां तो लाश मिल ही जाएगी, इसलिए उन्होंने लाश को वहां से उठाकर कुछ दूर बहने वाली सूखी नहर में फेंक अपने अपने घर चले गए। जैसे ही माधुरी की लाश मिलने की खबर फैली, पूरे गांव में गुस्से की लहर दौड़ गई। गांव के लोग आक्रोश में आ गए और पुलिस से तुरंत दोषियों को सख्त सजा देने की मांग करने लगे। वहीं पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ शुरू कर दी। माधुरी की हत्या के बाद गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों लोग थाने के बाहर जमा हो गए और आरोपियों को फांसी देने की मांग करने लगे। महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने किसी तरह हालात को काबू में रखा। माधुरी की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया, लेकिन उसकी कहानी एक मिसाल बन गई कि अपराधियों को कानून से बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी और दूसरों की सुरक्षा के बारे में हमेशा जागरूक रहना चाहिए। खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर समाज में जागरूकता फैलानी जरूरी है, ताकि ऐसी घटनाएं ना हों। परिवार और समाज में आपस में अच्छा संवाद और समझ होना चाहिए, ताकि कोई भी अपनी परेशानी खुलकर कह सके। महिलाओं को खुद को बचाने के तरीके सिखाना और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में बताना भी बहुत जरूरी है। और सबसे अहम बात यह है कि किसी भी इंसान को गुस्से, बदले की भावना या नशे में आकर किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए।
हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।